एक रात काव्या को नींद नहीं आ रही थी। उसने पिताजी के कमरे में झांक कर देखा, वो सो रहे थे। वह फ्रिज से पानी लेकर अपने कमरे की ओर लौट ही रही थी कि उसे अपने भाई अर्जुन के कमरे से कुछ धीमी आवाज़ें सुनाई दीं। आमतौर पर उसे चोरी चोरी किसी की बातें सुनना अच्छा नहीं लगता था, मगर अपना नाम सुनते ही उसके कदम जैसे थम गए। भाभी की बातें सुनकर उसका कलेजा बैठ गया। कुछ दिन पहले ही पिताजी ने फ़ोन पर कहा था, बेटा, पता नहीं क्यों कई दिनों से तेरी बड़ी याद आ रही है। इस बीमारी ने पहले ही मुझे अपाहिज सा कर दिया था। अब न खाने में मन लगता है, न उठने बैठने में। आखिर कब तक घर की चार दीवारों में घुटता रहूँगा। तेरी माँ के जाने के बाद वैसे ही अकेला पड़ गया था, पर अर्जुन से तो ऐसी उम्मीद ना थी। बदनसीब आंखें जाने कब बंद हो जाएं। हो सके तो आकर मिल जाओ। फ़ोन पर पिताजी की आवाज़ टूटती सी लगी। पिताजी, आप इतने निराश क्यों हो रहे हैं? मैं कल ही पहुंच रही हूँ। आप हिम्मत रखिए, आपको कुछ नहीं होगा, काव्या ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा। अवश्य आना बेटा। इतना कहकर बिना उसकी पूरी बात सुने उन्होंने फ़ोन काट दिया। पिताजी का दीन स्वर सुनकर काव्या कर्तव्य विमूढ़ सी बैठी रह गई। जो कभी अलौकिक आत्मविश्वास से भरे रहते थे, उनकी ऐसी निराश अवस्था। पिताजी को इतना हताश उसने पहले कभी नहीं देखा था। सच है, समय बड़े से बड़े मनुष्य का दंभ चूर कर देता है। अचानक 25 बरस पहले की स्मृतियां उसके मन मस्तिष्क में चलचित्र की तरह दौड़ने लगीं। उसे वह दिन याद आया जब नेहा, उसकी सबसे छोटी बहन, पैदा हुई थी। जैसे ही पापा और दादी को पता चला कि बेटी हुई है, वे बिना माँ से मिले अस्पताल से घर लौट आए। जब वो दोनों घर आए तो काव्या ने घबराकर माँ के बारे में पूछा, पर पापा कुछ बोले बगैर बेडरूम में चले गए और दादी मुंह फुलाकर बोली, ठीक क्यों ना होगी, आखिर एक और लड़की जो जन्दी है। हमारी एक और बहन आ गई है, ये तो खुश होने की बात है। पर आप गुस्से में क्यों हैं? त्रिशा ने सहजता से पूछा तो दादी ने तीखे स्वर में कहा, अपनी किस्मत को रो रही हूँ। न जाने कैसी बहू है जो लड़की पर लड़की जनती जा रही है। पता नहीं कब पोते का मुंह देखूंगी। काव्या और त्रिशा को पापा और दादी का क्रोध समझ में नहीं आ रहा था। भाई की चाहत उन्हें भी थी, पर यदि बहन आ गई तो सारा दोष माँ पर क्यों? दोनों सहेलियों से मिलने का बहाना बनाकर माँ को देखने अस्पताल पहुंची। वहां देखा नानी माँ के पास बैठी थीं और माँ लगातार रोए जा रही थी। नानी बोली, बेटी, लड़की तो लक्ष्मी होती है। जब तक साथ रहती है मन को आनंद और स्फूर्ति देती है, और जाते हुए भी ऐसा प्यार छोड़ जाती है कि दूर होकर भी अपने होने का एहसास कराती रहती है। तुम उदास क्यों होती हो? तुम्हारी बेटियां ही बेटों के समान तुम्हारा वंश रोशन करेंगी। वैसे भी बेटियों की माँ रानी होती है। मुझे देखो, मेरी भी 3 बेटियां हैं। कोई दुख है क्या? जब तक तुम लोग रहीं, हर काम में मेरा हाथ बंटाती रहीं, और आज भी ज़रूरत पड़ती है तो तुम तीनों में से कोई ना कोई आ ही जाती है। अपनी चाची को देखो, उनके 2 बेटे हैं, पर क्या वह बेटे बहू का सुख भोग रही हैं? दोनों में से कोई भी उन्हें अपने साथ रखना नहीं चाहता। नाते रिश्तेदार और पड़ोसी उल्टे पूछ पूछ कर उन्हें शर्मिंदा कर देते हैं कि 2 बेटे होते हुए भी आप अकेली क्यों रहती हैं। अब वह किस किस को क्या जवाब दें? सच यह है कि किसी परिवार को पूर्णता पुत्र पुत्री दोनों से मिलती है, लेकिन इसके लिए अनावश्यक दुख, संताप और तनाव को जीवन का हिस्सा बनाना उचित नहीं। हर परिस्थिति के सकारात्मक पहलू पर विचार करके सदैव प्रसन्न रहने की कोशिश करनी चाहिए। दुख न कर बेटी, तेरी बेटियां ही तेरे वंश का मान बढ़ाएंगी। कहते हुए उन्होंने प्यार से काव्या और त्रिशा के सिर पर हाथ फेरा। दादी और पापा न जाने किस मिट्टी के बने थे कि भविष्य की चाह में अपने वर्तमान का मोल ही न समझ पाए। माँ ने दादी की सेवा शुश्रूषा में कोई कमी नहीं रखी, फिर भी बेटे को जन्म न देने का दोष उन्हें ही दिया जाता। पापा को भी दादी सदा सही लगती, उन्हें भी वारिस चाहिए था। दादी और पापा ने उस नन्ही नेहा से मन ही मन दूरी बना ली। दादी और पापा का नेहा के प्रति व्यवहार देखकर माँ छिप छिप कर रोती। अंततः भरे मन से माँ ने परिस्थिति से समझौता कर लिया। उन्होंने अपनी सारी दुनिया हम तीनों बेटियों में ही तलाश ली। वह सारी ममता और प्यार हम पर उड़ेलती तो भी दादी को अच्छा न लगता। वह कहती, कोख में बेटा कैसे आएगा जब सारे दिन तुम इन मर्दूदों के पीछे ही पड़ी रहोगी। दादी के कटु वचन सुनकर माँ भीतर ही भीतर सिमट जाती, मानो अपनी संतानों पर ममत्व बरसाकर वह कोई अपराध कर रही हों।
दादी के तरकश में न जाने कितने जहर बुझे तीर थे जो रह रहकर माँ को घायल करते। हम दोनों बहनें प्रतिरोध करना चाहती, पर माँ मना कर देती, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारा एक वाक्य 100 जवाबों को निमंत्रित कर देगा और उनकी परेशानियां बढ़ेंगी। माँ एक सामान्य परिवार की बेटी थीं। उनके रूप पर मोहित होकर पिताजी ने उन्हें वर तो लिया, पर पुत्र न हो पाने के कारण उन्हें उपेक्षा और मानसिक यंत्रणा सहनी पड़ी। माँ अत्यंत सहनशील थीं और शायद इसी गुण के कारण स्वयं पर हुए अत्याचारों को मौन रहकर झेलती रहीं। ऐसा नहीं कि उन्हें बुरा नहीं लगता था या वे विरोध करना नहीं चाहती थीं, पर मन में बैठी हीन ग्रंथि उन्हें विषम परिस्थितियों में भी आवाज़ उठाने से रोक देती। और फिर अपनी 3 नाबालिग बेटियों को लेकर जाएं भी तो कहाँ। दादी और पापा के व्यंग्य बाणों से आहत माँ को अकेले बैठकर रोते हमने अनेक बार देखा। एक बार माँ को ऐसी अवस्था में देखकर जब काव्या ने पूछा, माँ आप रो क्यों रही हैं, तो उन्होंने उसे सीने से लगाकर व्यथित स्वर में कहा, बेटा खूब पढ़ो, आत्मनिर्भर बनो, ताकि किसी के आगे झुकना न पड़े। अपने फैसले तुम स्वयं ले सको। दादी के 2 और पुत्र थे। वह अधिकतर हमारे पास ही रहती थीं, क्योंकि उनकी बहुओं से उनकी बनती नहीं थी। आखिर सब माँ की तरह सहनशील कहाँ होते हैं। वे बेटे उनसे मिलने आते, पर अपने साथ रखने की बात कभी नहीं करते। दादी भी कभी उनके पास जानी नहीं चाहती, गई भी तो 1.5-2 महीनों से ज़्यादा टिक न पाती। फिर भी माँ की सेवा का मूल्य उन्होंने कभी न समझा। त्रुटि न होने पर भी वह त्रुटि निकालती और माँ को अपने क्रोध का शिकार बनाती। शायद मानव की यही प्रकृति है, जो जितना झुकता है उसे उतना ही अधिक दबाया जाता है। पिताजी को तो पुत्र ही चाहिए था, इसलिए अगले वर्ष माँ फिर गर्भवती हो गई। पिताजी की पुत्र लालसा और पुत्रियों से विरक्ति ने मेरे छोटे से मन में घमासान मचा दिया। मैंने मन ही मन ठान लिया कि खूब पढ़ूंगी। माँ मानो सिर्फ बच्चे जनने की मशीन बनकर रह गई थीं। गिरती सेहत के कारण वह चाहकर भी दादी पापा के लिए अधिक कुछ न कर पाती। यद्यपि भ्रूण लिंग परीक्षण कराना अपराध है, पर पैसे से कई दरवाजे खुल जाते हैं। इसी हथियार का सहारा लेकर इस बार अनहोनी से बचने के लिए अल्ट्रासाउंड कराया गया। रिपोर्ट में लिखा आया पुत्री। दादी ने गर्भपात का फरमान सुना दिया। माँ आंखों में आंसू लिए बेबस बकरी सी जिभा होने को तैयार हो चलीं। अस्पताल से लौटी तो दादी पैर पटकते हुए पूजा घर में जाकर बैठ गईं। पिताजी पहले ही कहीं निकल गए थे। माँ अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रो पड़ी और उन्हें रोता देख त्रिशा और नेहा भी रोने लगीं। बाद में पता चला गर्भ में पुत्र था। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट अस्पताल के स्टाफ की लापरवाही से बदल गई थी। प्रकृति ने उस निरपराध जीव की हत्या चाहने वालों को तुरंत दंड दिखा दिया। इस बार पिताजी भी टूटे से लगे। जिस मेडिकल साइंस पर उन्हें इतना भरोसा था, जिसने उनके भाग्य का रुख बदलने की उम्मीद जगाई थी, वही धोखा दे गया। अब वे किसकी शरण लें। हम तीनों पापा के स्नेह की आस में उनके चारों ओर मंडराती, उनके एक एक काम को अपने नन्हे हाथों से करके उनका मन जीतना चाहती, पर असर कुछ नहीं पड़ता। वह या तो सच में अपने कारोबार में डूबे रहते या व्यस्त रहने का दिखावा करते। लगता जैसे उनके पास हमारे लिए वक्त ही नहीं। घर में होते तो या तो फ़ोन पर लगे रहते या मोटी फाइलों में सिर गाड़े रहते। माँ से भी उनकी बहुत कम बात होती। घर खर्च के पैसे थमा देना ही उन्हें अपना कर्तव्य लगता। माँ ने परिस्थिति से समझौता कर लिया था, पर पिता के प्यार से वंचित हम तीनों उनके बर्ताव और बेरुखी को सह नहीं पाती थीं। हम अपनी सहेलियों को उनके पिता के साथ हंसते खेलते देखते तो मन महसूस कर रह जाती। मेरे जन्मदिन पर पापा ने कोई उपहार दिया हो या कहीं घूमने ले गए हों, ऐसी कोई याद मेरे पास नहीं थी। हम सोचती, आखिर हम बहनों ने ऐसा कौन सा अपराध किया है। हम तो खुद नहीं आईं, हमें लाने वाले हमारे माता पिता ही थे। फिर हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों। उस समय मैं यही सोचकर मन को तसल्ली देती कि शायद पापा को सचमुच फुर्सत